हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत पीकेटी एजुकेशनल अपडेट चैनल में। और स्टूडेंट, वार्षिक परीक्षा 2025 की घड़ी नज़दीक आ चुकी है। कक्षा 10वीं के लगभग सभी विषय के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने अपने इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। कक्षा 10वीं की गणित की गाइड भी जो है वो उपलब्ध है। आप लोग उसे pkt.ed.com पर जाकर खरीद सकते हैं, गूगल पर सीधे सर्च करके। और काफ़ी कुछ जो है पेपर उसी में से आना है। बेस्ट ऑफ 5 है इस बार, तो एक सब्जेक्ट आपका हट भी सक जाएगा, पर गणित में आपका पास होना बहुत ज़रूरी है और विज्ञान में खासकर इसमें भी पास होना बहुत ज़रूरी। तो इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं क्वेश्चंस बता रहा हूँ। हालांकि इसकी भी बुक लाना चाह रहा था पर काफ़ी लेट हो गया इस बार। तो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ मैं हिंदी मीडियम के लिए। इसके बाद इंग्लिश मीडियम के लिए भी वीडियो उपलब्ध रहेगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं, पूरे मार्किंग स्कीम के साथ हम यहाँ देखेंगे क्या क्या आपको इंपॉर्टेंट करना है। पहला पार्ट 7 नंबर है, इस पर रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। तो इसमें सीधे आप देखेंगे प्रश्न यहाँ पेज नंबर 6 पर, वायु में जलाने के पहले मैग्नीशियम रियोन को साफ क्यों किया जाता है। और दूसरा जो रासायनिक अभिक्रिया उनको संतुलित करना है। इसके बाद पेज नंबर 11 पर आप देखेंगे पहला वाला प्रश्न, किसी पदार्थ X के विलयन को उपयोग सफेदी करने के लिए होता है ये। और इसके बाद पेज नंबर 15 पर पहला वाला आप देख सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है पर देख सकते हैं। इसके बाद सीधे अभ्यास में हम आए तो ऑब्जेक्टिव तो आपको करना ही है। इसके वस्तुनिष्ठ का भी अलग से वीडियो आने वाला है। तो जो चैनल पर पहली बार आए हैं या जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो है वो रियल फैक्ट न्यूज़ आपको इस चैनल पर मिलती है। और हर साल रिकॉर्ड रहा है कि जो मैंने इंपॉर्टेंट बताया है वो काफ़ी कुछ एग्जाम में आए और स्टूडेंट अच्छे नंबर से पास हुए, अच्छे परसेंटेज भी उनके बने हैं। और कॉपी में कैसे लिख कर आना है, कैसे कॉपी चेक होती है, इन सब के वीडियो भी चैनल पर उपलब्ध हैं। तो पेज नंबर 17 पर चौथा वाला आप देखेंगे, ये करना है। इसके बाद छठवां रासायनिक समीकरण संतुलित करना है। इसके बाद सातवां, फिर सीधे नौवां काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उष्माक्षेपी एवं उष्माशोषी अभिक्रियाएं। 10वां 11वां ये छोटे छोटे आंसर्स हैं इनके। इसके बाद 13वां 15वां 16वां और फिर सीधे 18 19 20 ये आप करेंगे। सीधे सेकंड चैप्टर पर चलते हैं, अम्ल क्षारक एवं लवण। 4 नंबर 6 नंबर है टोटल, 4 नंबर का एक प्रश्न और एक वस्तुनिष्ठ 2 आएंगे इसमें से। और इसमें हम देखते हैं कि क्या क्या इंपॉर्टेंट है। पहला वाला आप देखेंगे यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद फिर ये जो तालिका आप देख रहे हैं यहाँ, प्राकृतिक स्रोत और अम्ल, ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपको करना है। सिरका, एसिटिक अम्ल, संतरा, सिट्रिक अम्ल, ये पूरे आपको याद होना चाहिए। इसके बाद प्रश्न में आप देखेंगे पेज नंबर 36 पर, ये मेरे पास पुरानी बुक है, आपके पास नहीं होगी तो क्रम जो पेज का है वो बदल चुका होगा, तो मैं बोल के भी बता दे रहा हूँ। CaOCl2 यौगिक का प्रचलित नाम क्या, उसी श्रृंखला में सेकेंड और लास्ट वाला, प्लास्टर ऑफ पेरिस के की जल के साथ अभिक्रिया के समीकरण लिखिए। अभ्यास में ऑब्जेक्टिव पूरे करना, अलग से आपको लिखना है प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार को उदाहरण से ही समझाइए। इसके बाद इसका 7वां 8वां आपको करना है, अलग से और लिखेंगे आप। विरंजक चूर्ण का वास्तविक नाम, रासायनिक नाम माफ कीजिएगा, सूत्र एवं 2 उपयोग लिखिए। अम्ल और क्षार में कोई 4 अंतर लिखिए। इसके बाद 13वां 14वां 15वां करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को आर्द्र रोधित बर्तन में क्यों रखा जाता है, उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है, धोने का सोडा एवं बेकिंग सोडा के 2 उपयोग, और मानव मुख का पीएच मान कितना होता है ये भी आपको लिखना है। शुद्ध जल में पीएच का मान बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र एवं उपयोग लिखिए। धातु एवं अधातु अध्याय 3 5 नंबर है टोटल, 2 अंक का एक प्रश्न आएगा। 3 वस्तुनिष्ठ प्रश्न इससे आने हैं, तो छोटा ही प्रश्न आएगा। पेज नंबर 45 पर आप देखेंगे पहला दूसरा, ऐसी धातु को उदाहरण और आघात वर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। पेज नंबर 34 पर आयनिक यौगिकों का गलनांक उच्च क्यों होता है। फिर निम्न पदों की परिभाषा लिखिए। खनिज, अयस्क, गैंग या दूसरा जो है 2 धातुओं के नाम बताइए जो प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। इसके बाद फिर आप प्रश्न में देखेंगे कौन सी धातु आसानी से संक्षारित नहीं होती, मिश्र धातु क्या होते हैं। फिर अभ्यास में आएंगे, आपको जो सही विकल्प है वो तो करना ही पूरा। अलग से आप लिखेंगे लचीलेपन और आघात से क्या तात्पर्य है। धातु अधातु में कोई 3 अंतर लिखिए। इसके बाद इसका 6वां उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। फिर 10वां 12वें पूरे करना है डी तक। और इसके बाद 14 रासायनिक गुणधर्मों के आधार पर, और अलग से आप लिखेंगे धातु अधातु में कोई 3 भौतिक गुणधर्म के आधार पर अंतर लिखिए।
कार्बन एवं उसके यौगिक 6 नंबर है चैप्टर पर। 2 नंबर का एक प्रश्न है और 4 नंबर का एक है। यहाँ पहला वाला आप देखेंगे CO2 सूत्र वाले कार्बन डाइऑक्साइड की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। इसके बाद यहाँ पर ये मेथेन और इन सब की आप याद रखेंगे जो दी है, और हेलो एल्केन और एल्कोहल वगैरह की जो यहाँ पर उदाहरण आप देख रहे हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे पहले से लेके 5वें तक ये पूरे करना है। बहुत कुछ डिलीट हो गया है, पुरानी बुक है मेरे पास। साबुन और अपमार्जक में अंतर, ऑक्सीकारक क्या होते हैं ये करना है। इसके बाद संतृप्त एवं असंतृप्त कार्बन में क्या अंतर होता है ये भी आपको करना है। और कार्बन तथा उसके यौगिकों का उपयोग ईंधन के रूप में क्यों किया जाता है ये भी आप देखेंगे। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक बिंदु संरचना जो है यहाँ पर आप देख रहे हैं ये आपको करना है और ऑब्जेक्टिव इसके फिर करना है। फिर सीधे अगले चैप्टर पर चलते हैं। जेब प्रक्रम 8 नंबर है टोटल। 2 नंबर का प्रश्न एक आएगा, एक 4 नंबर का, और वस्तुनिष्ठ 2 आएंगे। इसमें से जो है वो स्टूडेंट डायग्राम भी आपके आना है बनाने के लिए। तो यहाँ पर आप सीधे मानव पाचन तंत्र देख सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके सामने ही प्रश्न उत्तर जो दिए हैं चारों करना है आपको। स्वयं पोषी पोषण एवं विषम पोषी पोषण में क्या अंतर है, ये तीनों 5 तक 4 तक पाचक एंजाइमों को क्या कार्य यहाँ तक। इसके बाद मानव श्वसन तंत्र, ये भी इंपॉर्टेंट है। 4 नंबर में डायग्राम ही आ जाते हैं। हार्ट है जो हृदय का वो है डायग्राम, ये भी आपको करना है। इसके सामने जो प्रश्न दिए उसमें दूसरा और तीसरा। फिर मानव उत्सर्जन तंत्र सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये जरूर आप कर लीजिएगा ये डायग्राम बना के। उसके ऊपर ही जो प्रश्न दिए हैं उसमें पहला, तीसरा, चौथा और 5वां आप लोग करेंगे। और सीधे अभ्यास पर फिर आए यहाँ तो 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 10वां और 12वां। हमारे शरीर में वसा का पाचन कैसे होता है, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है, वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, और हमारे शरीर में हीमोग्लोबिन की कमी के क्या परिणाम हो सकते हैं, जाइलम तथा फ्लोएम में पदार्थों के बहन में क्या अंतर है, ये आप करेंगे। नियंत्रण एवं समन्वय, इसमें भी 6 नंबर है, 3 नंबर का एक है और 3 वस्तुनिष्ठ है। यहाँ प्रतिवर्ती चाप का जो डायग्राम है ये आपको करना है, इससे रिलेटेड आंसर भी याद करना है। मानव मस्तिष्क का चित्र आपको करना है। इसके बाद यहाँ प्रश्नोत्तर में प्रतिवर्ती क्रिया तथा टहलने के बीच अंतर, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का करता हो, प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है। फिर पादव हार्मोन क्या है ये आपको करना है। इसके बाद प्रश्न में आप देखेंगे फिर आयोडीन युक्त नमक के उपयोग की सलाह क्यों दी जाती है, मधुमेह की कुछ रोगियों की चिकित्सा इंसुलिन का इंजेक्शन देकर क्यों की जाती है, मानव मस्तिष्क के कोई 3 कार्य अलग से आप लिखेंगे, प्रतिवर्ती क्रिया क्या है ये अभ्यास में आप 5वां, 8वां, 9वां, 10वां देखेंगे। और जीव जनन कैसे करते हैं, इसमें 6 नंबर है, 2 नंबर का एक प्रश्न। वस्तुनिष्ठ 4 आना है। डीएनए की प्रतिकृति का प्रजनन में क्या महत्व है, ये पहला प्रश्न करेंगे। इसके बाद द्विखंडन बहुखंडन से किस प्रकार भिन्न है, डीएनए की प्रतिकृति बनाना जनन के लिए आवश्यक क्यों है, जनन क्या है। और इसके बाद ये पुष्प के अनुदैर्ध्य काट का चित्र, ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। और यहाँ मानव का नर जनन तंत्र और मानव का मादा जनन तंत्र दोनों यहाँ जो डायग्राम और इनके बारे में भी पूछा जाता है, तो ये महत्वपूर्ण है। परागण क्रिया निषेचन से किस प्रकार भिन्न, शुक्राशय एवं प्रोस्टेट ग्रंथि की भूमिका, यौवनारंभ के समय लड़कियों में कौन कौन से परिवर्तन, और यदि कोई महिला कॉपर टी का प्रयोग कर रही है, ये वाले 5 प्रश्न करना है। फिर अभ्यास में अलग से आपको लिखना है परागण क्या है, वानस्पतिक जनन से आप क्या समझते हैं। जो अभ्यास में जितने ऑब्जेक्टिव थे वो पूरे करना, और पूरे प्रश्न आप देखेंगे नीचे अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ है, मानव के वृषण के क्या कार्य थे, लगभग पूरे ही करना है। अलग से लैंगिक अलैंगिक जनन में 2 अंतर भी आपको लिखना है। फिर जैव विकास तो हट चुका, अनुवांशिकता में हम यहाँ देखें तो अनुवांशिकता क्या है, और मेंडल के प्रयोगों द्वारा कैसा पता चला कि लक्षण प्रभावी है अथवा अप्रभावी होते, मेंडल के प्रयोग के बारे में बताना है। और ये पुरानी बुक है तो पुरानी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, पर मेंडल के प्रयोग को समझाइए, अनुवांशिकता को परिभाषित कीजिए। मेंडल ने अपने प्रयोगों में मटर के पौधों का चुनाव क्यों किया, और गुणसूत्र को समझाइए। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन अध्याय 10। यहाँ प्रश्न में आप देखेंगे तो सभी आपको करना है, छोटे से हैं। इसमें जो उदाहरण 10.1 और 10.2 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 4 नंबर का एक प्रश्न यहाँ से आ जाता है। और उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है।
पिछले साल भी इसी में से जो है वो एक 4 नंबर का प्रश्न पूछा गया जिसमें गणित पूछे गए। यहाँ पहला आप करेंगे, उसके बाद लेंस से रिलेटेड जो है वो यहाँ आप उदाहरण देख सकते हैं 10.3 और 10.4, ये भी महत्वपूर्ण है, इनको भी आपको समझना है। इसके बाद किसी लेंस की वन डायऑप्टर क्षमता को परिभाषित कीजिए, ये करना है। अभ्यास में फिर सीधे देखें तो जो पीछे मैथ्स दिए हैं ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप एक बार करके देख लीजिएगा। अलग से इसमें प्रश्न लिखिएगा, प्रकाश के परावर्तन से आप क्या समझते हैं, परावर्तन के नियम लिखिए। प्रकाश के अपवर्तन को समझाइए, उसके नियम लिखिए। गोली दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, लेंस सूत्र तथा दर्पण सूत्र लिखिए। अभिसारी और अपसारी लेंस से आप क्या समझते हैं, लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। अपवर्तनांक को परिभाषित कीजिए। उत्तल तथा अवतल दर्पण की कोई 3 उपयोग। अपवर्तन के नियम। आवर्धन से आप क्या समझते हैं, सघन और विरल माध्यम क्या है। मानव नेत्र में आप सीधे यहाँ मानव नेत्र का जो चित्र है उसको आपको करना है, और निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष के बारे में आप याद करेंगे। इसके बाद 211 पेज पर आप यहाँ देखेंगे नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है, और अंतिम व्यक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है, इसका क्या रीज़न है। इसके बाद यहाँ इस प्रिज्म का चित्र जो है वो आपको करना है। श्वेत प्रकाश का जो विक्षेपण है, और अलग से यहाँ पर आप देखेंगे अभ्यास में आपको तारे क्यों टिमटिमाते हैं, व्याख्या कीजिए। ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं, और किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है, अलग से आप लिखेंगे। आकाश का रंग नीला क्यों दिखाई देता है। कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश के विक्षेपण को दर्शाइए, चित्र भी बनाइए। फिर मानव नेत्र का नामांकित चित्र बनाइए। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष को समझाइए, इनका निराकरण कैसे किया जाता है। विद्युत 5 नंबर है चैप्टर पर, और छोटे छोटे जो उदाहरण दिए मैथ्स के ये भी पूछे जा सकते हैं 2 नंबर में। ऐसा यूनिट आप जो है वो वस्तुनिष्ठ के लिए करेंगे। विद्युत परिपथ का क्या अर्थ है, विद्युत धारा के मात्रक की परिभाषा लिखिए। विद्युत विभव और विभवांतर को समझाइए। यहाँ प्रश्न जो दिए हैं तीनों करना है। इसके बाद ये प्रतीक काफ़ी महत्वपूर्ण है, कोई भी 2-3 प्रतीक जो है बनाने के लिए आ जाते हैं, इनको करना है। प्रश्न में यहाँ किसी चालक का प्रतिरोध किन कारकों पर निर्भर करता है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। नंबर फिर 248 लास्ट में देखें 18वां प्रश्न जो निम्नलिखित को स्पष्ट कीजिए, इसमें ई तक है, ये सभी करना आपको। अलग से आप लिखेंगे। ओम का नियम लिखिए। विद्युत विभव और विभवांतर से आप क्या समझते हैं। विद्युत शक्ति की परिभाषा लिखिए। विद्युत धारा के तापीय प्रभाव को समझाइए। जूल का तापन नियम लिखिए। विद्युत धारा क्या है, एसआई मात्रक लिखिए। विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। अध्याय 13 विद्युत धारा की चुंबकीय प्रवाह। अध्याय थोड़े से अलग हो सकते हैं, 6 नंबर है इस पर, पुरानी बुक है इसलिए। पहला आप करेंगे चुंबक के निकट लाने पर दिक्सूचक की सुई क्यों विक्षेपित हो जाती है। फिर यहाँ दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम आप लिखेंगे, और ये तीनों प्रश्न आपको करना है जिसमें चुंबकीय क्षेत्र के गुणों की सूची आपको लिखना है, और ये तीनों प्रश्न हैं इम्पोर्टेंट। पीछे की तरफ देखें तो पहला और तीसरा है इम्पोर्टेंट। अभ्यास में सीधे आप लास्ट में चलेंगे तो किसी विद्युत परिपथ में लघुपथन कब होता है, और भूसंपर्क तार का क्या कार्य है। इसके बाद चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करने के 2 तरीकों की सूची बनाइए। दक्षिण हस्त अंगूठे का नियम आपको लिखना है। बाएं हाथ के नियम को याद कर लेना आप, फ्लेमिंग के जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड रूल हैं उसमें इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह जो चैप्टर है वो हट चुका है। इसके बाद हमारा पर्यावरण आता है, और इसमें 3 नंबर है। 2 नंबर का एक प्रश्न आएगा और एक वस्तुनिष्ठ पूछा जाएगा। आखिरी चैप्टर है ये। यहाँ पे आप देखेंगे पहला दूसरा इसका। इसके बाद ओजोन क्या है तथा किसी पारितंत्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, और फिर यहाँ देखेंगे अलग से आप तो उत्पादक तथा उपभोक्ता में अंतर लिखिए। आहार श्रृंखला एवं आहार जाल में अंतर लिखिए। जैव निम्नीकरण अजैव निम्नीकरण को समझाइए। पारिस्थितिक तंत्र से क्या तात्पर्य, जैव और अजैव निम्नीकरण प्रदूषकों के नाम लिखिए। इसके बाद अभ्यास में आप 6वां देखेंगे, फिर अलग से और लिखेंगे। आहार श्रृंखला को चित्र द्वारा समझाइए। ग्रीन हाउस प्रभाव को समझाइए। ग्लोबल वार्मिंग से आप क्या समझते हैं वो बताइए। तो स्टूडेंट्स ये कक्षा 10वीं के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न हैं विज्ञान के, जो 2025 की वार्षिक परीक्षा दे रहे हैं उसके लिए। काफ़ी कुछ कलेक्शन और बहुत कुछ इसमें से आना है। ऑब्जेक्टिव का वीडियो भी आने वाला है, और इंग्लिश मीडियम के लिए भी। और मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो आप लोगों को मिलती रहेगी। साथ ही जिन्होंने गणित की बुक अभी तक नहीं खरीदी है वो गूगल पर pkted.com पर जाकर सीधे शॉप पर जाकर उसको खरीदें, पढ़ें, ताकि पूरे नंबर आप लोग उससे ला सकें। और
चैनल से जुड़े रहने के लिए थैंक यू। आगे भी वीडियो आएगा जो आपको काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। थैंक यू सो मच।